नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि हम क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री देख चुके हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, चूंकि फर्स्ट लेक्चर में इसके पहले हम गवर्नर जनरल तक जितने क्वेश्चन आए थे वो सब देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 1800 क्रांति से और उसके बाद जितने प्रश्न बने हैं वहां तक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, चलते हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, जिसका नाम है अमोघ क्लासेज। अमोघ क्लासेज जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, हिंदी हिंदी और घटनाचक्र पूर्वावलोकन दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके भी पीडीएफ और उसके भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम था दोस्तों? तात्या टोपे। तात्या टोपे जी जो थे, इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनके बारे में देख लेते हैं। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है किसको? तात्या टोपे जी को। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता यानी पांडुराव के साथ पिट्ठूर आ गए थे और जहां पेशवा के दत्तक पुत्र धोतू पंत या नाना साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, महाराजा माधव सिंह जी मित्र बन गए इनके। और 1851 में डलहौजी, 1851 में क्या हुआ दोस्तों इनके साथ, देखिएगा। डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश के अपना शत्रु मान चुके थे। ये ध्यान दीजिए, एक तरह से इसे सहयोग बन गया जिसमें दोनों एक मिल गए और क्या किए, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय टुकड़ी की जीत कर नाना साहब ने अधिपत्य को स्थापित कर लिया और तात्या स्वयं कमांडर इन चीफ बन गए। यानी नाना साहब क्या बन गए, उसके प्रमुख बन गए और उसके कमांडर कौन बन गए? तात्या टोपे जी बन गए। ठीक है, नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर वो लड़ाई के, पहले उनके साथ थे फिर बाद उससे अलग होकर कहाँ चले गए थे? रानी लक्ष्मीबाई जी के पास में चले गए थे। दोनों मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। कौन कौन? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जनरल हुरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध को इन्हें हराया, यानी ग्वालियर के युद्ध में ये हार गए और रानी लक्ष्मीबाई क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर, नर्मदा और क्षेत्र में खाना बदोश राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध को, मतलब ये ध्यान देना है, ये खाना बदोश की तरह जीने लगे। गुरिल्ला गुरिल्ला युद्ध का मतलब ये होता है दोस्तों, जब क्या करता है, आप कहीं छिपे रहिए कुछ सेना के साथ में, एकाएक कोई आए उसके पीछे से या कहीं पीछे ऐसा मार करिए कोई सामने सामना मार ना हो, छिपे हुए पे जो मार होता है, युद्ध होता है, उसे गुरिल्ला युद्ध होता है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध को क्या किया, अपनाया और अंततः उनके विश्वसनीय मित्र एक मान सिंह थे, उन्होंने धोखा देकर उस पर पकड़वा दिया। मान सिंह बड़े धोखेबाज होते भाई साहब, बड़े मान सिंह इतिहास में हैं जो धोखेबाज निकले हैं। बारों के जंगलों में अपने कैंप शयन में सो रहे थे। ठीक है, ध्यान, जंगलों में जब सो रहे थे तभी क्या हुआ, इन्हें पकड़वा दिया गया, जहां इन्हों पकड़कर शिवपुर लाया गया और सैनिक अदालत में उन्हें फांसी दे दी। कब फांसी दी गई? 1859 में। ठीक है, अब इसमें ध्यान दिया है, कुछ क्रांतिकारी के नाम दिया गया है और उनसे संबंधित ये पूछा गया कौन सा, ये किस स्थान से कौन संबंधित था। नाना साहब किस स्थित कहाँ स्थित हुए? तो कानपुर। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर। यानी ए में टू यानी ए ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपसे क्लियर कर गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जैसे नवाब हमीद अली, नवाब हमीद अली कहाँ से थे दोस्तों बताइएगा? ये दिल्ली से थे। नवाब हमीद अली कहते दिल्ली में, यानी बी में 3, ए में 2, बी में 3, ए में 2, बी में 3। ठीक है, उसके बाद मनीराम, मनीराम कहाँ से थे? तो असम के थे। मनीराम कहाँ थे? मनीराम जो दीवान थे कहाँ थे? असम के थे। सॉरी, ए में 1, सॉरी ये मैं गलत मिला रहा हूँ। और मोहम्मद मौलवी जो साहब जो थे लखनऊ से संबंधित थे। यानी ऑप्शन आपका ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1 और डी में 4। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा इसमें दिया भी है। नाना साहब कानपुर से थे, नवाब हमीद अली दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से थे, मनीराम दीवान असम से थे। ठीक है, आगे चलते हैं।
लिखा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर की पदवी दी थी दोस्तों? ये बख्त खान। चूंकि हुआ क्या था, जब 1857 क्रांति में जो सेना थी, सेना ने जब बहादुर शाह जफर को क्या किया, अपनी सैन्य मतलब कि एक सांकेतिक सम्राट घोषित कर दिया। उन्होंने क्या औपचारिक रूप से थे, वास्तविक जो नेतृत्व कर रहे थे कौन थे? बख्त खान ही थे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर की खिताब दिया था। ठीक है, बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार पद पर थे तथा कंपनी की ओर से उन्होंने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया। सूबेदार थे और कंपनी की ओर से युद्ध भी लड़ा है इन्होंने, ध्यान देना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र कौन, मिर्जा मुगल तथा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोही के वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास में था। ध्यान है, विद्रोह का जो सांकेतिक तो मुगल बादशाह था शाह आलम, बहादुर शाह, लेकिन वास्तविक इनके हाथों में था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, देखिए ना, ये अंतिम गवर्नर जनरल, जो कि हुआ क्या था, जब 1857 क्रांति के बाद 1858 का नियम आया था, गवर्नर जनरल का जो पद था इसको समाप्त करके क्या कर दिया गया था? भारत का वायसराय कर दिया था, इसीलिए। ठीक है, सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों में तोप खाने के अधिकार को छीन लिया और न्यायिक सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने क्या किया था? द इंडियन हाई कोर्ट 1861 द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास के एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, और सामाजिक सुधार के अंतर्गत क्या किया उन्होंने? कैनिंग ने पुनर्विवाह अधिनियम जो होता विधवा पुनर्विवाह वाला, इसको भी पारित किया था। ये कैनिंग के वर्क है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक बुक थी कौन सी? आनंद मठ। आनंद मठ में इन्होंने क्या किया था? इस चीज को लिखा था। ठीक है, वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध कृत है, जो आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या किया गया, इसे गाया गया था। क्या है? कुका। कुका नेतृत्व, कुका कहाँ न्यू पड़ा था दोस्तों? ये पंजाब में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? पंजाब में। कुका आंदोलन जो हुआ था, कुका आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि यह बाद में राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित। शुरुआत जो हुआ था धार्मिक रूप से हुआ था, लेकिन बाद में इसे कैसा हो गया? यह राजनीतिक रूप ले लिया। और पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल, अगर इसका पूछा जाए नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत जवाहर मल, ये क्या करते? इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां दिया गया है कुछ विद्रोह दिया है, उसके सन दिया गया, आपको मिलाना है कब कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, जैसे अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 हुआ था। और मोपाला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। यानी ए में 2, बी में, ए में 2, बी में 4, ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। 2 4 1 2, 2 4 1 2, 2 4 1 1 3 है, सॉरी मुपाला 3 पे ना, 1 3, 2 4 1 3, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। आगे चलते हैं, क्या है देख लीजिएगा। ओम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 32, संताल विद्रोह 1855 से 56 और मुपाला विद्रोह 1821। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दिया है, अब फिर से कुछ विद्रोह दे रखा है, आपको मिलाना है। क्या है? हरप्पा विद्रोह है, पबाना विद्रोह है, नील विद्रोह है और जयंतिया विद्रोह। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही इस बीच में? सोचिएगा, हरप्पा विद्रोह कब हुआ है दोस्तों? 1879 से 80 तक, यानी ए में 2, ए में 2, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, पबाना विद्रोह कब हुआ है दोस्तों? पबाना जो हुआ है 1873 से 1873 से फिर 76 तक, यानी ए में 2, बी में 4, ए में 2, बी में 4, कौन सा ऑप्शन है? इन ऑप्शन यही है आपका सही। ऑप्शन बी आपको क्या होगा? ये सही होगा। फिर हम मिला लेते हैं। जयंतिया विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? सी में 1, सॉरी,
जनता विद्रोह कब दिल्ली 1860 में, 1860। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है रंपा विद्रोह 1879-80 में, पबाना 1873-76 में, नील 1859-60 में, जयंती 1860-63 में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से कुछ आंदोलन दिया है, फिर इसको सम्मिलित करने के लिए दिया तेलंगा तेभागा आंदोलन, मुपाला विद्रोह और क्या देखिएगा, तो इधर भी है, इधर भी है, सॉरी माफ करिएगा। ठीक, ये क्या है, पबाना विद्रोह और नील विद्रोह। कहाँ कहाँ कब हुआ है दोस्तों, इसको डायरेक्ट आंसर देख लिया जाता है। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था, मोपाला ये केरला वाला है 1921 में हुआ था, पबाना ये का भी जस्ट ऊपर देखें 1873-76 में हुआ था, और नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ है। तो एक ध्यान देने वाला प्रश्न क्या दिया है, पबाना कृषक विद्रोह 1859-80 में दिया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है, शेष तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा, अब हम जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये देखना है शिक्षा संबंधित कौन कौन से हुआ है। ठीक, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये दे रखा है कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। दोस्तों कौन किया था बताइएगा, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने पहली बार जो कालिदास की पुस्तक है शाकुंतलम उसका अनुवादित किया था। क्या इसमें आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए थे। कौन थे ये, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इनकी प्रेरणा से 1884 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आपने पढ़ा ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम सुना होगा, उसकी स्थापना हुई थी और इसी के सभापति नियुक्त हुए थे। ठीक है, ध्यान देना है। आगे क्या है, एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम को क्या किया था, इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, इसके 5वें संस्करण भी प्रकाशित किए थे। आगे क्या है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दोस्तों ये डीवी कार्वे जी थे। डीवी कार्वे जी चूंकि महिला शिक्षक काफी प्रयत्न किया था, इन्हीं के प्रयास से हुआ था। ठीक है, डीवी कार्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1916 में हुई थी। ये महाराष्ट्र के क्या थे, समाज सुधारक थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने क्या किया था, विधवा के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना भी की थी, और 1896 इन्होंने पूना विधवा गृह की स्थापना भी की। देखो पूछ लिया जाए, पूना में विधवा गृह की स्थापना कब हुई थी, 1896 में हुई थी। किसने किया था, कौन होगा, डी के कार्वे जी ने किया था। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से क्या किया था, विवाह किया था, और 1958 में क्या इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्या है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, किसने किया था दोस्तों बताइएगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, आगे चलिएगा, कब हुआ था इसके, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रारंभ के साथ पुणे में की गई। अगर पूछा जाए जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी प्रारंभिक नाम क्या था, तो उसका नाम क्या, उसका आंसर क्या होगा, न्यू इंग्लिश स्कूल। ठीक है, फिर कह रहा है तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित हुई। ठीक है, इस संस्था के संस्थापकों में से चिपलुंकर, विजय तिलक, एमबी नामजोशी और गोपाल गणेश अगरकर थे। ठीक है, ऑप्शन चलते। क्या है अगला प्रश्न, 1817 के डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, कहाँ, कलकत्ता में किया था उन्होंने। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसके कथन पर विचार कीजिए। क्या है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा में शिक्षा देना था। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इसका गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, जो है कलकत्ता के ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, ब्रिटिश सिविल सेवकों के भारतीय प्रशासन हेतु फारसी और हिंदू भाषा में शिक्षा देना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में फोर्ट विलियम कॉलेज था। क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन। मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, 1875 में हुआ था। मोहम्मद इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में कब हुई थी, अलीगढ़ में हुई थी। किसने किया था दोस्तों बताइएगा, सर सैयद अहमद खान जी ने किया था।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है आधुनिक भारत प्रेस से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं और ARO में, इसको देखना है। क्या भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित कौन सा था दोस्तों? द बंगाल गजट। कौन था? द बंगाल गजट। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारत प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था, ठीक है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इंग्लैंड वापस भेज दिया था। 1780 में क्या हुआ था फिर इनको? एक नाम थे, एक व्यक्ति थे, क्या, J.A. हिक्की। इन्होंने क्या किया? बंगाल गजट नामक क्या किया? एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने का अपराध में सजा की भुगतान पड़ी और भुगतनी पड़ी, और परंतु उन्हें पत्र में अपनी नीति नहीं बदली। ठीक है, कालांतर में उनके प्रेस को जब्त कर लिया गया और उन्हें बंगाल गजट का अंत हो गया। यानी जब ये सरकार के खिलाफ लिखने लगे जे खिक्की साहब, तो हुआ क्या? इस सरकार ने इनके ऊपर क्या दमनात्मक कदम उठाया और इनको पत्र को बंद करा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे कुछ समाचार पत्र दिया गया है, अब आपको मिलाना है कौन किस भाषा का है। जैसे भारत मित्र, राजमत, प्रजामित्र और नायक। भारत मित्र जो है दोस्तों, ये हिंदी से संबंधित है। किसमें? हिंदी से संबंधित है। ठीक है, और जो राजमत है, राजमत किससे? मराठी संबंधित है। यानी ए में 3 बी में 4 कहाँ? ए में 3 बी में 4, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और भी मिला लीजिए। जो प्रजामित्र है ये गुजराती संबंधित है, और नायक जो है दोस्तों ये बंगाली संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन, ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। भारत मित्र जो है दोस्तों हिंदी संबंधित है, राष्ट्रमत जो है मराठी संबंधित है, प्रजामित्र गुजराती संबंधित है, और नायक जो है बंगाली संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से समाचार पत्र दिया है, फिर उसका कौन संपादक है या प्रकाशक है इसके बारे में पूछा है। ठीक है, जिससे बंगाली, बंगाली के कौन थे दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ये पत्र था। बंगाली किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की था। बंगवासी, बंगवासी जो है दोस्तों ये जो जोगेंद्रनाथ बासु जी का था। किसका? जोगेंद्रनाथ बासु जी की था। वंदे मातरम किसका दोस्तों? वंदे मातरम अरविंद घोष जी का था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी? मोतीलाल घोष की थी। ठीक दोस्तों, ठीक, इसके बाद ऑप्शन क्या है? इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही। देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में दी है बंगाली सूर्यनारायण बनर्जी, बंगवासी, बंगवासी क्या है आपका? जितेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक, अब इसमें दे रखा है कुछ समाचार पत्र दे रखा है और फिर उसके संपादक दे रखा है। अब आपको यह बताना है क्या ये सही है या नहीं सही। ठीक है, जैसे इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश जो है जो पत्र था ये एमजी नाडे ने ही प्रकाशित किया था। नेटिव ओपिनियन BN मांडलिकर ने किया था, ये भी सही है। बॉम्बे क्रांतिकर, बॉम्बे क्रांतिकर गोपाल कृष्ण गोखले ने फिरोज शाह मेहता का था। इसका था फिरोज शाह मेहता का। ठीक है, बाकी आपको सबका ये भी सही, इंडियन मिरर ये भी सही है। ये कौन है? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, आगे चलते हैं ना। ये देखिए बॉम्बे क्रांतिकर जो है अंग्रेजी भाषा में था और फिरोज शाह मेहता का था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हरिजन के उत्थान जो प्रारंभ किया था, हरिजन नामक पत्रिका किसने किया था? गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को अंग्रेजी भाषा में, हरिजन बंधु को गुजराती में तथा हरिजन सेवक को हिंदी में प्रारंभ किया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया? क्या नाम थे? तो अल हिलाल, अल हिलाल और अल बिगाग, अल हिलाल और अल बिगाग। ध्यान दीजिए, दो उनकी है, दोनों दो उन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, अल हिलाल उन्होंने प्रारंभ किया था, अल बिगाग भी है। ठीक है, देख चलिएगा। सॉरी, माफ करिएगा। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों को उन्हें कौन सा जोड़ गलत है? ध्यान दीजिए, इसमें ये भी सही है। मौलाना अल हिलाल अल बिगाग, लोकमान्य तिलक केसरी, नेशनल हिलाल, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी का है, ये सही है। ठीक है, और ये जो महात्मा गांधी पायनियर है ये गलत है। पायनियर जो है महात्मा गांधी का नहीं था। ठीक है, ये किसका था पायनियर? ये जॉर्ज एलन नामक थे, एक व्यक्ति थे, उनका था जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन उनका था। ठीक है, आगे चलते हैं। यह लिखा है, एक्सप्लेनेशन में दिया भी है। पायनियर जो समाचार पत्र था दोस्तों, प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद के जॉर्ज एलन ने किया था। ठीक है, और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र में इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ये क्या है? महात्मा गांधी के पत्र थे। ठीक है, आगे चलिएगा।
अब इसने दे रखा है कुछ सूची, एक सूची दो, फिर समाचार पत्र दे रखा है, आपको सुमेलित करना है कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं। ठीक है, जैसे देखिएगा अब दिया है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण किसका है दोस्तों? जेसी मार्शन का, यानी एम ए फोर। मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार किसका है दोस्तों? ये है राजा राम मोहन राय, ये यही इन्होंने प्रकाशित किया था, यानी बी मोहन। एम ए फोर बी मोहन किसमें है, तो देख लेते हैं। केसरी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, क्योंकि आरओ के एग्जाम में सुमेलित करने के लिए बहुत पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रखे, आपको बहुत ध्यान देकर देने की जरूरत है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा समाचार दर्पण, जेसी मार्शमैन, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब फिर दिया रखा है समाचार पत्र दे रखा है, उसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं। नवजीवन महात्मा गांधी, ये भी सही है। स्वराज टीएम प्रकाशन, ये भी सही है। प्रभात एनसी केलकर, ये भी सही है। कौमी आवाज ये अबुल कलाम आजाद की नहीं थी। अबुल कौमी आवाज किसकी थी दोस्तों? ये जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की थी। कौन? जवाहरलाल नेहरू, ध्यान देखिए, जेएल नेहरू ने किया था इसको। ठीक है, कौमी आवाज जो है एक उर्दू अखबार था, इसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने तथा रफी अहमद किदवई द्वारा किया था। कौन? रफी अहमद किदवई। और क्या हुआ, 2008 में इस अखबार को प्रकाशन बंद हो गया। ठीक है, कॉमनवेल्थ किसका दोस्तों? एनसी क्या है, एनी बेसेंट जी क्या था? कॉमनवेल्थ था। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमनवेल्थ मद्रास में प्रकाशित अंग्रेज की पत्रिका थी, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है इसमें? भारत, अब हमें ये देखना है, जो अब हमने समाचार पत्र, शिक्षा, ये सब प्रश्न देख लिया है। अब हमें ये देखना है समाचार जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने हैं, इसको हमें देखना है। ठीक है, क्या है? जैसे किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी क्या करता है? भारतीय इसके जनक कहा जाता है पुनर्जागरण के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। राजा राम मोहन राय थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया था, विरोध में आंदोलन किया कराया था। इनके नवीन विचारों के कारण ही 18वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते थे। या फिर कई बार प्रश्न घुमा घुमा पूछता है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता पूछ ले, या भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर पूछ ले, या फिर अतीत और भविष्य के मध्य सेतु जो स्थापित करने वाले, या भारतीय राष्ट्र के जनक, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सब जो थे राजा राम मोहन राय थे। युगदूत किसे कहा जाता है? यही थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? एक ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। कौन? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो पूछ लीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? क्या नाम उसका? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, 1823 में लिखे गए एक क्या है, प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि समाज में उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार और अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व में कर्ता रक्षक है। राजा राम मोहन राय उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों का आपसी एकता, सामंजस्य स्थापित करना था। ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ने के श्रेय महर्षि देवानंद टैगोर ने को जाता है। यानी अब आगे हमें बढ़ना है, ईश्वरवादी के आंदोलन को लेकर जाना है। ईश्वर क्या किसने किया था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ये टैगोर जी के पिताजी थे। ठीक है, इस आंदोलन के 1843 में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और कर्मकांड या प्रायश्चित इत्यादि को रोका। ठीक है, महर्षि देवनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य नियुक्त किया था। बाद में क्या हुआ था? जब चूंकि केशव चंद्र सेन जो थे, इनकी वक्तृता बड़ी अच्छी थी, बोलने के तरीके अच्छे थे, इनकी बातों से लोग आकर्षित हो जाते थे। बाद में इनका मतभेद हो गया और इन्होंने क्या किया? अपने अलग से एक शाखा खोली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना फिर कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, हम जस्ट देख लिए हैं, सॉरी माफ करिएगा, केशव चंद्र सेन। चूंकि ब्रह्म समाज होता तो कौन होता? राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज, चूंकि ये अलग हुए है ना, हुआ क्या था? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन देवेंद्रनाथ टैगोर से 1865 में हुआ। ऐसा क्यों हुआ था? दरअसल हुआ क्या था, ये बहुत बड़े घरों में मतलब क्या कहते हैं इसको, विवाह वगैरह को खंडन कर रहे थे आप। हुआ क्या, इन्होंने अपने बेटे का विवाह राजा से कर दिया था।
राजा के परिवार से कर दिया, तो इसलिए क्या हुआ था, इनका उनका विवाह हो गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान देना है कि इसका विरोध भी किया गया था इनको, इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है आगे, हुआ क्या, नोट देखिएगा। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान जो हेतु किराए पर लिया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन या मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है, जब इनका मतलब उनको देवेंद्रनाथ टैगोर और जब केशव चंद्र सेन के बीच में जब वैचारिक मतभेद हो गए तो क्या ये दोनों लोग अलग हो गए, और जो इन्होंने नए गठन किया जिसका नाम क्या दिया, भारतीय ब्रह्म समाज क्या नाम दिएगा। और जबकि पुरानी वाली जो संस्था थी उसी का क्या नाम पड़ा दोस्तों, उसका आज ब्रह्म समाज, आज मतलब जो पहला वाला ब्रह्म समाज था उसी के नाम पर पड़ा। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट इसमें ये, खैर इसको छोड़िए, अब इसलिए आगे क्या दिया, इसको एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। कह रहा है शुक्ल आदि, ये है बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविद BL ग्रोवर और PRL शुक्ल के अन्य आधुनिक भारत के इतिहास को अपनी पुस्तक में बताया। केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज को बताया। यानी अब खैर इसमें बार बार रिसर्च होते रहे हैं कि कौन किसका रहा है, लेकिन अब ये मांग चलिए जो दे रहा है यही सही है। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने कर अन्य पुस्तकों का यही तथ्य अपनाए गए। प्रायः परीक्षाएं संस्थाएं भी अपने प्रश्नों में ब्रह्म समाज को, आदि ब्रह्म समाज को संस्थापक केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना है, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है। यानी आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र जी थे और इसके भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन थे, लेकिन ये उल्टा माना जाता है। ठीक है, अर्थात केशव चंद्र सेन नवीन ब्रह्म समाज के भारतीय ब्रह्म समाज हैं जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में मूल ब्रह्म समाज के हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, जस्ट ऊपर पढ़े हैं, क्या नाम है, इसमें से कोई नहीं, कौन, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भी यही कहा जाता है। क्या भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में क्या दिया गया। मूल शंकर जो था दोस्तों इनके बचपन का नाम था और इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था। ठीक है, एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1860 में क्या हुआ, उन्होंने मथुरा के स्वामी श्री बिरजानंद स्वामी जी थे, उन्हें कहा कि वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति आगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। ठीक दोस्तों, फिर 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की रचना की थी, स्थापना की। अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, क्या होगा उसका आंसर, 1875 में। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। यानी जो उनका विचार था आर्य धर्म को लेकर वो कहाँ वर्णित है, इसी पुस्तक में, किसमें, सत्यार्थ प्रकाश में ही वर्णित है। ठीक है, उनकी अन्य जो रचनाएं हैं दोस्तों, पाखंड खंडन, वेद भाष, भूमिका, ऋग्वेद भाष, अद्वैत मंडन और पंच महायज्ञ विधि, ये सब क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या है, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, किस संगठन की स्थापना की दोस्तों, सत्यशोधक समाज। किसकी, सत्यशोधक समाज की। ठीक है, इसका इसमें ऐसा देख लिया जाए। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और इनका जन्म जो हुआ था 1827 में एक माली घर में हुआ था। इन्होंने एक शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। ध्यान दीजिए, इनका जो आंदोलन है दोस्तों एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे निम्न में से किसने एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया था, तो उसका आंसर क्या होगा, यही ज्योतिबा फूले जी थे। ठीक है, और कुछ जो केरल के नायार वगैरह जो थे, जो स्वामी वगैरह थे, उन्होंने भी ब्राह्मण विरोधी ही आंदोलन चलाया था। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी एवं संगठन, इनका एक संगठन था कौन सा, सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म के ग्रंथों
से निम्न जातियों की रक्षा हो की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मण है, जो पाखंडी ब्राह्मण है, इन्होंने जो मतलब एक समाज के शोषक के बारे में बना रखा है अपना सिस्टम, इसको बचाने की बात की थी। ठीक है, खैर ये इधर भूल गए हैं, देखिए फिर से इधर ये वाला प्रश्न देख लेते हैं एक बार से। फिर से वही प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी है दोस्तों? आर्य समाज की। किसकी है? आर्य समाज की है। आगे चलते हैं, लिखा है निम्नलिखित कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए। मतलब इनको आपको कार्यक्रम, तुलसीदास जी क्या सबसे पहले थे, यानी पहला ऑप्शन सबसे पहले होगा, यानी ये ऑप्शन आपका कट गया। फिर राजा राम मोहन राय, उसके बाद राजा राम मोहन राय होंगे पहले पीए, दूसरे पीए। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी होंगे, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, यानी 1 2 4 3 ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तुलसीदास जी 16वीं सदी में थे। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 के बीच में थे। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 के, तथा विवेकानंद जी कहाँ थे? 1863 से 1902 के बीच में। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्तों? कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग जी ने। आपको पता होगा, अगर हम भूल जाएं तो कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की बड़ा ट्रिक ये है कि आत्मा हम पूजा कैसे करते हैं? अपनी आत्मा से करते हैं, यानी क्या है, आत्मा जी क्या थे? प्रार्थना करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंगाल के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था के से 1869 में जुड़े। जो रनाडे जी थे इस संस्था कब से जुड़े थे? 1869। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि क्या रनाडे ने इसकी स्थापना किया था, तो उसका आंसर होगा नहीं। स्थापना करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जी थे, और इससे बाद में जुड़े हैं। ठीक है, और अच्छा, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध तथा स्त्री विवाह का आयु में वृद्धि और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। एक चीज ध्यान दीजिए, कॉमन सेट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हैं, ये या तो ब्राह्मण विरोधी हैं, या फिर स्त्री सुधार है, या शिक्षा सुधार है। सबसे ज्यादा की पॉइंट इनका ही, अगर ये चीज आपके दिमाग में रहा तो आपसे कभी ऑप्शन, अगर थीमेटिक प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या इसको कॉन्सेप्ट था, क्या थीम था, तो आपसे ये प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, ऊपर मैंने देख लिया कि इधर देख लिया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता की मुख्यतः थी इनिवेशन कर्नल एच एलकॉट के कारण, सर विलियम क्रुप के द्वारा, एम मालवीय की नहीं, ये एनी बेसन के द्वारा। चूंकि स्थापना करने वाले कर्नल अलकाट ही थे 1879 में, कब? और मैडम बोलस्की थे। लेकिन हुआ क्या था, इसके स्थापक थे, लेकिन हुआ क्या था, इनके समय में इतना ज्यादा इसका मतलब विख्यात नहीं हो पाया था। इसको विख्यात करने का काम किसने किया था? मैडम हेनरी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, एनी बेसन ने किया था। ठीक है, क्या हुआ था जब ये आए थे कहा? मद्रास में अडयार के पास क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, इसका मुख्यालय वहीं पे हुआ था। पहला मुख्यालय पूछा जाए भारत में कहाँ था, तो क्या होगा? मद्रास में ही था। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट जी जो थी, इसकी सदस्यता बनी थी, और 1893 में क्या हुआ? भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा भूमिका कब निभाई थी? 1800, चूंकि सदस्य तो पहले बन गई थी, बाद में जब ये भारत आई थी तब इसकी क्या की भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं, एक सेकंड। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म बताया। उन्होंने कहा था जो ये हिंदू धर्म है हमारा, क्योंकि इसके जो पुराण है, इसके जो साहित्य है इतना गूढ़ है, इसको समझना ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म या आध्यात्मिक दर्शन के कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर क्या है? समर्थन करती है। ठीक है, इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी और सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण बनी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः थी। कितनी थी दोस्तों? 14 और 18। ये 14 क्या थी? गर्ल्स की थी। ठीक, 18 क्या थी? बॉयज की थी। क्या था इसमें देखते हैं, बॉयज। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा पतला कर लिया जाए, पेन मोटा है। आगे क्या है देख लिया जाए। 1829 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हर्षविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई दोस्तों? 14 वर्ष। कितना? 14 वर्ष लड़कों का, 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने कुछ कथन दिए गए, इसके बारे में विचार करना। कह रहा है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के फारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर
क्या इंडियन स्पेक्टेटर, ध्यान देना है, तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ठीक है, ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग के अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। कौन थे दोस्तों? बी एम मालाबारी। बी एम मालाबारी ऑप्शन बी जो थी यही थी आपके। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 1853 में जन्मे बहराम जी मालाबारी एक फारसी थे। इन्होंने द इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। अगर पूछा जाए इस अधिनियम का विरोध कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कुछ कांग्रेस पूर्व, मतलब जो कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी? 1800 1885 में हुई थी। इससे पूर्व भी कुछ संस्थाएं थी, उसके बारे में चर्चा करना। क्या है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? दोस्तों इन दोनों में से नहीं थी। कौन था? देखते हैं। शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद जी जो बनारस के थे, इन्होंने इसका क्या था? सहयोग दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या इसमें देखे, इसमें देख लिया जाए थोड़ा सा। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में हुई थी। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद हिंद ने की थी। ठीक है, उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में एवं मुस्लिम मुस्लिम समुदाय के ब्रिटिश मध्य घनिष्ठता स्थापित करने के लिए की गई थी। ध्यान देना, इसके जो संगठन स्थापित किया गया था, कौन सा, क्या नाम है इसका, फिर से देख लीजिएगा। ये संगठन जो है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। अगर पूछा जाए किस लिए स्थापित किए थे, कांग्रेस के विरोध में थी। क्या कांग्रेस के विरोध में थी? और इनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश से संबंध बढ़ाना, ब्रिटिश से मुस्लिमों का संबंध बढ़ाना। ठीक है, आगे आगे चलते हैं दोस्तों। अब कुछ इसमें दे रखा है, क्या इसमें देखिएगा। इसमें कुछ इंडियन एसोसिएशन दे रखे हैं और फिर ये पूछा है किसने कौन स्थापित किया है। ठीक है, जैसे पूना सैनिक सभा किसने स्थापित किया, बंबई प्रेसिडेंसी किसने स्थापित किया, और इंडियन एसोसिएशन किसने स्थापित किया, मद्रास महाजन किसने स्थापित किया। ठीक है, अगर पूछा देखा जाए दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन किसने स्थापित किया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी ए में टू अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी और डी अपने आप कट गए। ऑप्शन सी और डी अपने आप कट गया। ठीक है, पुनः सैनिक महासभा जो स्थापित किया महादेव रानाडे जी ने किए थे। कौन थे? महादेव रानाडे जी। ए में, टू में, थ्री, यानी ऑप्शन बी ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या इसमें देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पुनः सैनिक सभा महादेव रानाडे, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, महाजन सभा क्या है, आनंद चार्लू। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यह है क्या, निम्न दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, एक और दूसरा मतलब कथन कार्ड दिया गया, इतना समझिएगा। उसमें देखना है कौन सा कथन कार्ड सही है और कौन किसका व्याख्या करता है या नहीं व्याख्या करता है। क्या भारतीय भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही ही है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। नौरोजी ने 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, यानी लंदन में करके थे, इस संगठन का स्थापना किया था। ठीक है, इस संस्था के गठन का उद्देश्य क्या था? भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा उसको लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना कि भाई साहब ब्रिटिश लोग कैसे भारत में क्या कर रहे हैं, इसको चीज को चर्चा करना क्या था, इसका उद्देश्य था। दादा भाई नौरोजी ने एक और काम किया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी, ये मतलब सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमें आईएनसी के बारे में देखना है, आईएनसी से प्रश्न जो भी बने हैं उसके बारे में देखना है। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, यहाँ दूसरा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में ए होम के द्वारा इसकी स्थापना ए होम के द्वारा की गई थी और इसकी पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 में बंबई के
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एवं अध्यक्ष विमर्शचंद बनर्जी या डब्ल्यू सी बनर्जी, क्या कहते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी इसे कहते हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, फिर पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में सचिव कौन थे। ध्यान देना है दोस्तों, एओ होम ने जो स्थापना किया था यह इसके सचिव भी रहे हैं। ठीक है, यह इसके सचिव भी रहे, पहले सचिव का पूछा जाए कौन थे, यही थे। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव एओ होम थे। इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किया था और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए कौन था, यही थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। प्रथम अध्यक्ष कौन था बताइएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी जी तो है इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आगे चलते हैं। कब हुआ था यह अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये क्या थे, 1887 में जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, कहाँ पे, मद्रास में। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, जो ये ध्यान दीजिएगा, ये मद्रास में 1887 में जो हुआ, 87 में मद्रास में एक अधिवेशन हो रहा है, वहां पे ये थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले जो 1988 में अधिवेशन हो रहा है दोस्तों, कहाँ, इलाहाबाद में, उसी समय ये थे और ये प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। ठीक है, थोड़ा ब्लर है, माफ करिएगा, खैर मैंने बता दिया जो चीज लिखा गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं था। अब बताइएगा कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं था, बताइएगा जल्दी से। जैसे फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान गफ्फार खान या सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान इससे संबंधित नहीं थे, ध्यान देना है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी संबंध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त, ध्यान देना, ये कंपनी को ज्यादा समर्थन करते थे इसीलिए। ठीक है, डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, एक डब्ल्यू हंटर जी थे, उन्होंने पुस्तक लिखी क्या द इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायत दे और अपनी ओर मिला ले। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद की तैयारी की थी। इसका मतलब क्या है, उन्होंने सोचा ये जो नेशनल मूवमेंट हो रहा है, ये नेशनलिटी जो जंग हो रही है, इसको तोड़ने की बड़ा अच्छा उपाय ये है, ब्रिटिश को ने ये सोचा फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो मतलब अगर हम हिंदू मुस्लिम को एक ही नजरिए से देखें तब तो भाई दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अलग अलग नजरिए से देखना शुरू किया और इनको अपनी तरफ मिलाया। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों क्या है देखिएगा, फिर कह रहा है कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खान प्रबल शत्रु बन गए। यानी पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल मतलब समर्थन करते भाई हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, नो ये इसके विरोध में चले गए। और हुआ क्या, उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। 1875 में क्या हुआ, अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है आज, उसी की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये कभी नहीं बन पाए, जब बनना था बेचारी की निधन हो गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। दो पत्रिकाएं थी इनकी, एक केसरी था, दूसरा मराठा था। इनके द्वारा ही स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया गया। ठीक है, किंतु वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। आगे चलते हैं, अगला पूछा गया है, अब इसमें कुछ
अधिवेशन दिया गया है, कहा एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, ध्यान देना, बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ 1924 में, इसमें केवल क्या कहते हैं, गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू 1925 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वर्ष के वार्षिक अधिवेशन प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू लाहौर लाहौर में किए थे, और फिर 1936 में भी किए थे, फिर दिसंबर 1926 जो ये वाला जो फैजपुर अधिवेशन है, ये पहला गांव का अधिवेशन था, ध्यान दीजिएगा, पहला गांव हुआ था। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, यानी ये नेहरू जी के थे। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? अगर प्रथम महिला पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा जाए, तो उसका आंसर एनी बेसेंट होगा। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम प्रथम भारतीय महिला पूछ लिया जाए, भारतीय महिला पूछ लिया जाए, उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रीमती सरोजिनी नायडू। यानी इसका आंसर तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर प्रथम भारतीय पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्या हुआ था, ये कब अध्यक्षता की थी, ध्यान देना, ये 1917 में की थी, 1917। दरअसल हुआ क्या था, जो आपका 1916 का अधिवेशन लखनऊ वाला हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता हुई थी, कांग्रेस या मुस्लिम लीग एक साथ मिले थे, उसको बहुत बड़ी योगदान निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ही ये थे। उन्होंने क्या करे उस वक्त उन्होंने होम रूल लीग को आंदोलन किया था, इसीलिए इन काफी, चूंकि बहुत चर्चा में रही, बहुत प्रोमिनेंट लीडर रही है, इसीलिए इनको बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, अब अध्यक्ष दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, इसमें दिया गया कब कौन सा में अध्यक्ष रहा। ठीक है, इसमें ध्यान देना, सरोजिनी नायडू कब रही? ए में 3, यानी 1925 में कानपुर वाले अधिवेशन में सरोजिनी नायडू रही। अब्दुल कलाम आजाद रामगढ़ वाले में ए में 4, ए में 4, बी में 3। ठीक है, ये दो मिला लीजिए, बाकी आपका सही हो जाएगा। ये भी राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे ए में 3, बी में, ए में 4, बी में 3, ए में 4, बी में 3, ऑप्शन आपका डी सही है, एक ही ऑप्शन मिलाने पे सही हो गया। ठीक है, मैंने कहा ना, राजेंद्र प्रसाद 1934 और मोतीलाल नेहरू 1919, सरोजिनी नायडू 1925 और अबुल कलाम आजाद कितने हो गए? 1940। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। क्या पूछा गया है इसमें? यह दिया गया है कुछ मतलब अधिवेशन दिया गया, कब कौन सा अधिवेशन हुआ था, आप ये बताइए। 1916 लखनऊ अधिवेशन आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद कौन अध्यक्षता किया था इसका? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान दीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। फिर बनारस वाले अधिवेशन में, ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद बनारस में, सॉरी कानपुर में कौन था? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये हो गए। अब हमें ये देखना मेरठ, मेरठ लास्ट वाला ऑप्शन मेरठ बचा। मेरठ में शायद जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको दिया गया है क्या? मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1916 और बनारस 1905। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बारे में कुछ प्रश्न है, इसमें देखना है क्या। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना और याचना के विरोध राजनीति करने के आरोप लगाए? कौन लगाए? बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाए थे। इनका भैया भीखे मांगोगे, इन्होंने, इनका एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा और है, इस कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था। भाई उनका कहना ये था, देखो किसी से भीख मांगने से चीजें हमें कोई मिलने वाला नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हमें ये चीज मिलनी चाहिए, तो हम इसे लेकर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इनका स्टेटमेंट है। और ठीक, बहुत ही मतलब गर्म मिजाज के इंसान। ठीक, 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। ठीक है, उग्रवाद विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता था, तथा अरविंद घोष जी थे। इन नेताओं ने अपने ने स्वराज की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य माना। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें स्वराज ही चाहिए। स्वराज मतलब एक ऐसा ऐसा शासन जिसमें हमारा स्वयं का राज्य हो। ठीक है, इन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर
अपनी मांगे मंगवाने में विश्वास नहीं किया। यानी जैसे उदारवादी लोग कहते थे, भैया साहब, बाबू साहब, हमारा संशोधन कर दो, हमें भिक्षा दे दो, हमें ये काम दे दो। यानी जो उदारवादी दल थे बड़ा रिक्वेस्ट से काम करते थे। और जो उग्रवादी थे, इनका कहना, देवो के हम तुम्हारा कॉलर पकड़े, सीधा सीधा दे रहे हो कि कॉलर पकड़ के दोगे। तो ऐसे जो स्थिति थी ये किसकी थी? उग्रवादियों की थी। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इन्होंने कहा था कांग्रेस भिक्षा वाली मांगने वाली संस्था है। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध का राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना? कितने माना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक गुरु कौन थे इसके? मैजनी जो था इनका राजनीतिक गुरु था। किसका? लाला लाजपत राय जी का था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है दोस्तों, आगे है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी या राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द द ड्यूटीज ऑफ मैन, अगर पूछा जाए द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था, किसने किया था? कौन होगा? लाला लाजपत राय जी ने किया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चला है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन क्या क्या है। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन दो प्रकार के हैं, एक देश के अंदर, एक देश के बाहर। ठीक है, दोनों प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, आगे पूछा है, प्रश्न है पहला, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। यानी कौन से बीडी सावरकर जी ने गुप्त संगठन स्थापित किया था? उसका नाम क्या था दोस्तों? अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बीडी सावरकर जी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, स्थापना क्या हुई थी? 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नासिक में हुआ था। संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर जी थे। ठीक है, क्या है? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जिसे हम कहते हैं, 1899 में एक मित्र मेला नामक क्या किया था? संस्था की स्थापना किया था। और 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित होगी। ध्यान दीजिए, जो 1899 में मित्र मेला थी, क्या? मित्र मेला, यही बाद में जाकर क्या हुई? अभिनव भारत। क्या हुई? अभिनव भारत कब हुई? 1904 में। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, भारतीय अशांत के जनक माना जाता है। यानी किसे भारत का अशांत का जनक माना जाता है? लोकमान्य तिलक जी को। लोकमान्य तिलक जी को क्या माना जाता है? अशांत का जनक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। क्या है? बाल गंगाधर तिलक सेवा एवं बलिदान के विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। ठीक है, यह उनकी प्रयत्न का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने की वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचना करने वाली संस्था बन गई। यानी जो कांग्रेस पहले सरकार की प्रशंसा करती थी, भाई साहब आपने बड़ा अच्छा किया, मतलब जो भाई साहब गरीबों को लूट थे, भाई साहब आप बड़ा अच्छा, कांग्रेस की ऐसी भीख मांगने वाली संस्था थी, यानी ऐसी तुच्छाई वाली काम कर रही थी। इन्होंने क्या किया? उसको इसके दिशा दे दिया। एग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझते थे। वेलेंटाइन सिरोल जो है इन्हें क्या अशांति के जन्मदाता भी कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, मानहानि की मुकदमा भी चलाए थे इनके ऊपर। ठीक है, और मुकदमा हार गए, किंतु उचित प्रभाव पड़ा उसका। क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये कानपुर में हुई थी 1924 में। ठीक है, देश के उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन संचालित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। कहाँ बुलाया था? कानपुर में एक सम्मेलन बनाया था। और क्या हुआ था इसमें? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नामक की संस्था का स्थापना किया था। ठीक है, फिर इसके संस्थापक कौन कौन थे? सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जी क्या थे? इसके संस्थापक सदस्य रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? किस शहर में दी गई थी? गोरखपुर में। किस शहर में दी गई दोस्तों? गोरखपुर में। क्या है? आगे देखिए, आपको पता है काकोरी कांड, आपको पता होगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। काकोरी कांड 9 अगस्त
1925 को घटित हुआ था। इस घटना में कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए थे। ठीक है, इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी पर मुकदमा चलाया गया था और फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को रामप्रसाद बिस्मिल क्या हुआ था दोस्तों, फांसी जो मिली थी कहाँ, गोरखपुर जेल में मिली थी, जबकि राजेंद्र प्रसाद को गोड़ा में, अगर पूछा, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, पूछ लीजिए, अगर देख लिया जाए किसको किसको कहाँ मिली है, ये आपका इसमें नहीं दिया गया है, आगे चलिएगा। ये बार बार प्रश्न पूछा गया आपसे, क्योंकि इनके जो फांसी का स्थान है कई बार प्रश्न बनाया गया है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसको किसको, लहड़ी जी को गोड़ा में मिला है, और रोशन सिंह को इलाहाबाद मिला है, और अशफाक उल्ला जी को फैजाबाद में मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं, हल्का सा छोटा कर लिया जाए। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे के बच निकला, कौन सा ऐसा था जो मुकदमे से बच निकले थे दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी थे। चूंकि जो काकोरी कांड में लिप्त ये भी थे, ये मुकदमे से बच निकल गए थे। हुआ क्या, बाद में इनके मुठभेड़ में मारे गए थे। कहाँ पर मारे, क्या गए, खुद को उन्होंने गोली मार लिया था, वीरता को हासिल किया था। कब, आपको यहाँ आपके अल्फ्रेड वार्ड जो जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं, उसी में। ठीक है, देखते हैं क्या इसका निर्देशन है। 24 अक्टूबर 1924 को सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगीन चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में, कहां पर, कानपुर में एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, ध्यान देना है, कहां पे, सहारनपुर जिला में है। कहां से कौन सी ट्रेन थी, लखनऊ कहां जा रही थी, सहारनपुर जा रहे थे, और सहारन लखनऊ पैसेंजर कैसी थी, एक सहारन से लखनऊ चलने वाली जो पैसेंजर तो उसमें क्या किया, डकैती डाला था। ठीक है, सरकारी खजाना लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है अभी भी। अभी अब इसे क्या नाम कर दिया, इसे काकोरी एक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन, ध्यान दीजिएगा, काकोरी काकोरी एक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। इस कांड के, एक मिनट, इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेश सिंह लहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी क्या हुए थे, इसमें फरार हो गए थे। ठीक दोस्तों, फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए। और 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ था, इलाहाबाद के प्रयागराज में अल्फ्रेड वार्मिन का, या जिसे हम चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं, उसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान उनकी सोन को गोली मार ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, दौरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, किसने कहा था ये, ऑप्शन क्या है, अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर, फिर अगला ऑप्शन क्या है, रामप्रसाद बिस्मिल या वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने कहा था, वाजिद अली शाह का था। हुआ क्या था, तब उपयुक्त जब इनको 1956 में अवध का मिलाया गया था इसमें शासन में, उसी समय इन्हें कहा गया था। क्या हुआ था, नवाब वाजिद अली शाह की है भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारियों में नज्म जेल बंद रहने के दौरान फांसी में गाया गया था। ठीक है, वाजिद अली शाह ने कहा गाया था इसे। किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हुआ क्या था, जब इस क्रांतिकारी संगठन बैन हो गया था, इसको अब नाम बदलना था, क्योंकि पुलिस की लाइन में आ गया था, पुलिस के हेड लिस्ट में आ गया था, इसलिए इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था दोस्तों, क्या कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। किसने किया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने ही किया था। ठीक है, कहाँ हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था कि दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक सम्मेलन हुआ था, कब, 1928 में। इसी समय क्या हुआ था, इसका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल क्या हुआ गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ गया था। ठीक है, एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में समाजवाद और गणतंत्रवाद की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया दोस्तों, भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने लिखा था, किंतु पहली बार इसका नारा के रूप में भगत सिंह ने ही दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है दोस्तों, भगत सिंह जी से जुड़ा हुआ है। किससे, भगत सिंह जी से जुड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था, चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर के साथ, या राजगुरु के साथ, किसके साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था उन्होंने। ठीक है,
देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के दो सदस्य कौन कौन से? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा बम फेंका, ठीक है, दोनों गिरफ्तार हुए। कहाँ थे उस वक्त? लाहौर में। असेंबली में बम फेंका और इसी के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। बाद में इस संगठन ने अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड, क्या नाम है इसका? लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत क्या चला? मुकदमा चलाया गया था। और बाद में होकर क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को 23 मार्च 1931 को क्या कहते? फांसी दे दिया गया था, ठीक है। और इनकी समाचार के संपूर्ण देश में मृत्यु शायद, मतलब जब हुआ इनकी खबर सुनी हुई थी समाचारों में, लोग क्या हुआ? काफी भावुक हो गए थे, मतलब दुखी हो गए थे। अब हमें ध्यान देना है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। तो कौन कौन थे? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, कौन कौन थे? सुखदेव और राजगुरु, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर देखें, निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे गोरखपुर में फांसी दी गई? तब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, किसको दिया रखा है? जल्दी जल्दी बताइएगा, कौन है? कौन है दोस्तों? आपके पहले रामप्रसाद बिस्मिल, कौन थे? सॉरी सॉरी, क्या नाम इनका? रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जी को क्या हुआ था? इन्हें गोरखपुर में ही फांसी दी गई। किससे, किस कांड से संबंधित थे? काकोरी कांड से ही संबंधित है, ठीक है। देखते हैं, काकोरी कांड, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इस घटना के कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राकेश रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई थी। इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में, राजेंद्र सिंह लहड़ी को गोड्डा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में दिया गया था, ठीक है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया पिछली बार आरोप में पूछा गया था। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इनमें अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। देखते हैं, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और यशपाल छबीले दास नौजवान और विद्यार्थी संगठन, इनमें से 1926 में क्या थे? नौजवान सभा के स्थापना की थी, जबकि अंबिका चरण इसके संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुवादी था? ध्यान देना है। कौन है दोस्तों? लाल बाल पाल आपने पढ़ा है, कौन? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृत पश्चात संस्कृत श्रेष्ठ से प्रमाणित किया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और के साथ ही त्रिकुट लाल बाल पाल का कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, इसी प्रश्न के साथ। आप इसका पीडीएफ जो है हमारे चैनल जो है, पीडीएफ जो इसका हमारे चैनल है टेलीग्राम का अमोघ क्लासेज, अमोघ क्लासेज आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए आर कंप्लीट तैयारी कराने के लिए इसके पीवाईक्यू प्लस 100+ टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं श्रृंखला, और इसके साथ ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन, आप इसे देखकर कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।